तो आज हम कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी वैसे ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में देखा था, लेकिन आज हम बेसिक देखेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और अब अगर एक फंक्शन का इस तरह से ग्राफ बन रहा है और ये सपोज कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ए पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या करना है, इससे नियरेस्ट पॉइंट लेना है। एक होगा a माइनस एच, दूसरा होगा a प्लस एच, और ये हम देखेंगे तीनों पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं। मतलब जो तीन वर्टिकल आपको लाइन दिख रही है, इनकी जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ऊपर से फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। अदरवाइज ये डिसबैलेंस होगा तो ये ग्राफ टूट जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए माइनस एच, ए पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए, और a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो किसी भी पॉइंट पर a पर कंटिन्यूस होने के लिए ये एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। So any function will be continuous at given point x equal to a if f of a is equal to limit h tends to 0, f of a minus h is equal to limit h tends to 0, f of a plus h। मतलब तीन चीज़ें इक्वल होनी जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू a पर फंक्शन कंटिन्यूस है। एक तो a पर फंक्शन की वैल्यू यानी मिडिल वाली जो हाइट दिख रही है वो एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब लेफ्ट वाली लिमिट, मतलब ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब भी एच यूज होता है तो लिमिट एच टेंस टू 0 लगाते हैं, क्योंकि एच जो है बहुत कम छोटी वैल्यू है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 0, सो इट इज़ अप्रोचिंग टू 0। एंड एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ये वाली जो वैल्यू, ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन ऊपर से स्मूथली पास हो पाएगा। मतलब जो ग्राफ है ये ऊपर से स्मूथली पास हो सकता है जब ये तीनों सेम है। सपोज अगर तीनों वैल्यू अनइक्वल है, ऐसा है, तो हम यहाँ ग्राफ नहीं बना सकते। देखिए ग्राफ यहाँ तक आएगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा इधर, और फिर यहाँ से ये। तो ये तीनों वर्टिकल जो वैल्यू है, तीनों अगर इक्वल हैं तभी ऊपर से फंक्शन का ग्राफ स्मूथली चल पाएगा और ये कंटिन्यूस होगा। तो मिडिल वाले पॉइंट पर ए पर कंटिन्यूस होने के लिए ए माइनस एच और ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं ए पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच। या हम ये भी कह सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट ऑफ ए, ये तीनों इक्वल होना जरूरी है। सो दिस इज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। या समटाइम हम ये भी लिखते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। मतलब इस केस में हम तीन वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ ए तो निकाल देंगे, बट इन दोनों को मर्ज करके लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स निकाल देते हैं। सीधे मिडिल वाली दोनों ओर से लेफ्ट और राइट लिमिट को इसी में देख लेते हैं एक साथ। तो जैसा कि आपने क्लास 11 में किया था, दो टाइप की लिमिट होती थी, एक में लेफ्ट और राइट लिमिट भी निकालते थे और फिर चेक करते थे, और एक में डायरेक्ट लिमिट पुट करते थे। तो ये डिपेंड करता है आपको फंक्शन किस टाइप का दिया। अगर फंक्शन करली ब्रैकेट के साथ 2-3 पैटर्न वाला फंक्शन दिया तो आपको ये कंडीशन लेके चलना है। अदरवाइज अगर एक ही फंक्शन दिया है तो आप इस कंडीशन से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, देयर आर सम फंक्शन विच आर कंटिन्यूस फंक्शन। तो वो कौन कौन से फंक्शन है जो हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूस होते हैं। पहला साइन एक्स, सेकेंड कॉस एक्स, थर्ड ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, चौथा मॉडुलस फंक्शन, और पांचवा कांस्टेंट फंक्शन। ये ऐसे फंक्शन है जो हमेशा हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस है। तो अगर इनमें से कोई आता तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन। इनका जो ग्राफ बनता है वो फिक्स्ड ग्राफ है, जैसे साइन एक्स का वेव बनाता है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, पहले से प्रूव्ड है, मतलब देखा हुआ ग्राफ है। तो ये सभी जो फंक्शन है इनके ग्राफ की नेचर के हिसाब से ये कभी भी ब्रेक नहीं होता इनका, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है, सपोज कोई भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस होते हैं, मान लो एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट ई नॉट इक्वल टू 0, और ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन वाला जो फंक्शन है वो, उनका सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये कंटिन्यूस होता है।
तो ऐसा कभी केस आ जाता है कि आपको दो फंक्शन का एडिशन दिया तो आप ये बता सकते हैं, और अगर वो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है सेपरेटली तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के सम हमने ऑलरेडी मैं एक क्लास में बता चुका हूँ आपको, वो सम आप कर सकते हैं। यहाँ केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट। तो आपको केवल बेसिक पे ध्यान देना। क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं सम तो आपको दूसरी जो वीडियो है उसमें से आप उनके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने भेजे वो आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि व्हेन द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इसके लिए भी आप एक ग्राफ से देखेंगे इसको भी। मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब हमें इस पॉइंट पर ए पर चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मतलब यहाँ पिछले टॉपिक में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे किसी फंक्शन की, और वो उसका ये मतलब था कि वो फंक्शन का कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, टूट तो नहीं रहा है उसका ग्राफ, वो चीज़ देख रहे थे कंटिन्यूटी के लिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट और नॉट। तो ए पर डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें इसमें 2 पॉइंट और लेना है, ए माइनस एच और ये ए प्लस एच। ए पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। मतलब यहाँ की जो कंडीशन है क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। या डेरिवेटिव को आप स्लोप से समझ सकते हो कि किसी पॉइंट पर स्लोप चेक करना मतलब वो डिफरेंशिएबल है, अगर उसकी स्लोप हम मेजर कर पाए तो लेफ्ट हैंड वाली स्लोप और राइट हैंड वाली स्लोप अगर सेम है, इक्वल है, तो हम मिडिल वाले उस पर उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और वही डेरिवेटिव की कंडीशन होती है, इट विल बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे देखेंगे, इसके लिए आप एक ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी एक ट्राइंगल। अब ये जो a माइनस एच है इस पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए माइनस एच, ये a पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच। हम लोग ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन प्रूव करना है, फॉर्मूला तैयार करना है जिससे हम डिफरेंशिएबल चेक कर सकें। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है और एक राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड स्लोप, और स्लोप एक्चुअल में होती है टेन थीटा। मतलब इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा देखेंगे लेफ्ट साइड में, जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा की वैल्यू वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। जो राइट हैंड लेफ्ट साइड में ट्राइंगल दिख रहा है, राइट ट्राइंगल, उससे टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। मतलब लेफ्ट का टेन थीटा यानी स्लोप यानी डेरिवेटिव तीनों एक ही चीज़ होती है। स्लोप बोले, टेन थीटा बोले या डेरिवेटिव बोले, एक ही चीज़ होती है। तो लेफ्ट साइड का टेन थीटा और राइट हैंड साइड का टेन थीटा सेम होना चाहिए, वह थीटा ये मतलब अभी तो हम थीटा 1 थीटा 2 बोल सकते हैं, तो टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 सेम होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड की स्लोप राइट साइड की स्लोप के इक्वल है, या इन अदर वर्ड वी कैन से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम एल एच डी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एल एच डी मीन्स स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और स्लोप को हम टेन थीटा में कह सकते हैं, यहाँ टेन थीटा 1 बोलते हैं, मान लो एंगल थीटा 1। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है सी डी, और बेस क्या है ई डी। अब सी डी के लिए आप क्या करोगे, इस वाली हाइट में से, ये हाइट कितनी है एफ ऑफ ए, मिडिल का जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए, उसमें से उसके प्रीवियस एफ ऑफ ए माइनस एच को माइनस कर देते हैं, सी डी आ जाता है। मतलब सी डी फाइंड करने के लिए इस हाइट में से इस हाइट को माइनस कर देते हैं, मतलब एफ ऑफ ए में से एफ ऑफ ए माइनस एच को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ई डी। ई डी मतलब ये डिस्टेंस, ये कितनी है, ये ए है, ये ए माइनस एच है, तो ऑब्वियस बात ये कितना है एच, ये एच पीछे ये एच आगे, ये जो विड्थ है वो कितनी है एच है, तो यहाँ भी एच आएगी, यहाँ एच है। और जब भी एच हम लिखते हैं तो लिमिट भी लगाते हैं साथ में, तो लिमिट एच टेंस टू 0। ये इसलिए लगाते हैं कि जो हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं देख रहे हैं, बहुत क्लोज में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए अपन इतनी विड्थ ले रहे हैं, अदरवाइज बहुत क्लोज में दो। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, लेकिन इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव के सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, इसलिए हम इसको इधर लेते हैं, उसको इधर करना है। तो जब ए माइनस बी को बी माइनस से करना होता है तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और जो माइनस आएगा उसको नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। हमने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हम इसको इधर लाना चाहते थे, क्योंकि राइट हैंड में भी इसी तरह का फॉर्मूला होता है, तो दोनों सेम लगे इसलिए, और इसको उधर भेज देंगे और डिवाइड में जो माइनस आएगा उसको डिवाइड में भेज देंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया। जब भी आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फॉर्मेट में रख के आप फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट में बोल सकते हैं आर एच डी।
आर एच बी का मतलब जो राइट साइड में आपको दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है उसको मान लो उसका एंगल θ2 मान लो। तो यहाँ से हम tan θ2 फाइंड करेंगे, जो भी tan θ2 आएगा दैट विल बी द डेरिवेटिव या राइट साइड स्लोप या राइट हैंड डेरिवेटिव। तो tan θ2, अब tan θ2 यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस होगा यहाँ पे, तो AB बाय BC, AB अपॉन BC। अब AB कितना है, AB के लिए आपको इस बड़ी हाइट में से इसके प्रीवियस हाइट को माइनस करना है ना, f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन BC, BC मतलब ये भी h है, h आगे और h पीछे मतलब ये भी h है, तो डिवाइड में h आ जाएगा और लिमिट तो लगाना ही है जब भी h आता है। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। तो जैसे कंटिन्यूटी में आप तीन चीज़ चेक करते थे, f ऑफ a, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, इन तीनों को चेक करते थे, ऐसे यहाँ डेरिवेटिव में आपको लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव को चेक करना है, मतलब इस फॉर्मेट में रखना है और फिर जो भी रिजल्ट मिलता है उसका लिमिट निकालनी, राइट डेरिवेटिव होगा प्रीवियस वाले से लेफ्ट डेरिवेटिव, और दोनों इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ऑलरेडी हो चुका है। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है। मैट्रिक्स आपका अगर 2 × 2 या स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, 1 2 3 4, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी तरह एसोसिएट करके एक वैल्यू निकाल लें तो उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर जैसे इसकी एक वैल्यू निकालने हैं 4, 1 × 4 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होगा -2। तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इसका कोई भी चेंज नहीं होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसका फर्दर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में निकाल ले तो उसकी डिटर्मिनेंट है। तो ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एक स्क्वायर फॉर्म में मैट्रिक्स होता है और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो उस वैल्यू को सिंगल वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहते हैं। और हमें ए मैट्रिक्स अगर ये है तो डिटर्मिनेंट का नोटेशन होता है जस्ट लाइक मॉड, जैसे मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट केवल। तो ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकालते हैं, या तो 2 × 2 हो या 3 × 3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो भी ऑलरेडी आप देख चुके हो कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट 3 × 3 डिटर्मिनेंट, 3 × 3 डिटर्मिनेंट। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट मतलब 2 लाइन के बीच में इसको लिखना है। इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, दैट इज 3, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको और इसको हाइड कर देंगे। मतलब जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बच रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 × 3 6 माइनस 3 × 5 15। अब जो सेकेंड एलिमेंट है वो नेगेटिव में आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। ऊपर के 3 एलिमेंट लेना है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा। और अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लेंगे +2। ब्रैकेट लगाया, आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा कितना, 1 - 1 3 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस, लेकिन यहाँ भी माइनस है, 3 × -3 +3 होगा। थर्ड एलिमेंट लिखेंगे +1 और 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हटा देंगे, बचेगा 1 2 -1 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 5 5, माइनस बीच में आता है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस 1 × 2 6 - 15 -9, 3 × -9 प्लस 2 × 6 प्लस 7 -27 प्लस 12 प्लस 8 -8। तो ये हो गया आपका 2 × 2 एंड 3 × 3 डिटर्मिनेंट और उनकी वैल्यू। अब एक इसमें छोटा स्मॉल फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि k टाइम्स डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a। मतलब कोई भी स्केलर k टाइम्स अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू और जो k है वो बाहर रहता है n पावर में। जैसे मान लो अगर 3a डिटर्मिनेंट और यहाँ पे n उसका ऑर्डर है, जैसे अगर 3 × 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 × 2 है तो 2 आ जाएगा। तो मान लो 3 × 3 कोई मैट्रिक्स है तो 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और पावर में कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 × 3 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। ठीक है, तो जब भी कोई स्केलर वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाती है, डिटर्मिनेंट बचता है इधर, और यहाँ पावर में उतना पावर जो होती है वो वही होती है जो उसका ऑर्डर है। तो यहाँ n है तो
एन क्या हो जाएगा 3, और अगर ये 2 × 2 मैट्रिक्स लेके चलेंगे तो यही चीज़ 3 के फॉर्मूला है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। नाउ देयर इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब इसकी हेल्प से हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस फॉर्मूले से हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर उसके वर्टाइसेस दे रखे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये उस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस फॉर्मूले में रख के जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा। और इसी से एक चीज़ और, 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की कंडीशन भी हम इसमें देखेंगे। कोलिनियर कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, उसमें केवल ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाता है। एक ही लाइन में तो कोई एरिया नहीं बना रहे तो 0 हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास होती है। सपोज यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3, 0। A line is passing through 1, 2 and 3, 2। तो इस केस में हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट थर्ड ले लेंगे x, y। लेट x, y बी any point such that 3 points are collinear। एक क्वेश्चन बनता है आपका ऐसा आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट। तो आपको एक थर्ड पॉइंट ले लेना उसी लाइन पर x, y, और ये तीनों को कोलिनियर मान लेना है, क्योंकि 2 तो कोलिनियर होते ही पॉइंट, आपने तीसरा ले लिया उसी पर। इस तरह से कि तीनों एक ही लाइन में आ गए। अब तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब आप इसमें रख देंगे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हैं। पिछली वाली जो हम कंडीशन लिखती है उसमें रख देंगे 1 2 1 3 2 1 x y 1 इक्वल टू 0। ये कोलिनियर कंडीशन है। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान लेंगे। 1 ब्रैकेट ये और ये छोड़ दिया, 2 - y, मिडिल वाला नेगेटिव लेते हैं -2 ब्रैकेट, इसको और इसको हाइड कर देंगे तो 3 - x प्लस थर्ड एलिमेंट लिया +1, इसको और इसको हाइड कर दिया 3y - 2x, और इसको सॉल्व कर लेंगे 2 - y -6 + 2x + 3y - 2x = 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3y - y 2y -6 + 2 -4 = 0। या 2 से डिवाइड कर दें तो y - 2 = 0। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। बाकी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो अननोन वैल्यू फाइंड करो, या 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, तो सभी में ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगली चीज आती है कोफैक्टर्स। किसी भी मैट्रिक्स की और जितने उसके एलिमेंट है हर एक का एक इंडिविजुअल कोफैक्टर होता है। अगर हम 2 × 2 एलिमेंट मैट्रिक्स में देखें तो मान लो 3 - 2 - 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है तो इसके 4 एलिमेंट हैं, चारों का एक एक कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को स्मॉल ए से, और कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, या समटाइम कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट है यहाँ 3 है, तो उसका कोफैक्टर होगा A11। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये और ये हाइड कर देंगे, रो एंड कॉलम, क्या बचेगा 5, आ जाएगा 5। और 1 + 1 होता है 2, तो 2 इवन नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, मतलब ये फर्स्ट कोफैक्टर है। 3 का कोफैक्टर कितना है 5। दूसरा एलिमेंट लेंगे -2 मतलब 1 2 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा कैपिटल A12, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, बचेगा -4। तो यहाँ -4 लिखते हैं, लेकिन 1 + 2 3 है, 3 ऑड है तो माइनस आएगा, एक माइनस पहले से 3 है, प्लस बना दें, मतलब इनके दोनों को प्लस करना है। इवन आए तो माइनस प्लस आएगा, ऑड आए तो माइनस आएगा, लेकिन अगर पहले से कोई माइनस हो तो माइनस को प्लस बनाना है।
अब हम इस एलिमेंट की बात करें जो कि है 2 1 एलिमेंट, तो इसके कोफैक्टर को हम बोलेंगे 2 1 A2। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा -2, यहाँ आ जाएगा -2। लेकिन यहाँ 2 + 1 होता है 3, तो 3 ऑड है तो माइनस आएगा और पहले से माइनस है तो +2 होता है। अब लास्ट 5 का कोफैक्टर यानी 2 2 एलिमेंट का कोफैक्टर दैट इज A2। इसके लिए इसकी रो और कॉलम को हटा दिया, बचा 3 लिखेंगे। 2 + 2 इवन है प्लस ही रहेगा। दीज आर द कोफैक्टर्स। अब सेम चीज़ हम देखेंगे 3 × 3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। Suppose this is a matrix of order 3 × 3. There are 9 elements in this matrix, so there will be 9 cofactors. फर्स्ट एलिमेंट है 3 और इसका ये 1 1 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर होगा A11। अब 1 + 1 2 होता है इवन है यानी प्लस साइन होगा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, बचेगा क्या 2 5 4 2। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 4 -20, 4 - 20 -60, ये हो जाएगा -60। इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल अदर कोफैक्टर्स। सेकंड एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A12। अब यहाँ 1 + 2 3 ऑड है तो माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 1 5 3 2। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 2 -5 3 15, 2 - 15 -13, लेकिन माइनस पहले से 13 होगा। A13 13 एलिमेंट ये वाला है। 13 कैसे पता चलता है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 13। इसका कोफैक्टर निकालेंगे 1 + 3 4 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 है इन दोनों का सम। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हटा दिया, बचा 1 2 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 × 4 4 -3 2 6, दैट विल बी -2। ठीक है, इस तरह से आप 9 कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, मुझे सारे बताने की जरूरत नहीं। एक रैंडमली कुछ और ले लेते हैं, सपोज ये वाला, इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसे तो आप सभी फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से, कितने का रैंडमली हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 4 जो है कौन से प्लेस पे आ रहा है, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट होता है 3 2 एलिमेंट, तो उसके कोफैक्टर को बोलेंगे A32। अब 3 + 2 5 ऑड नंबर है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हटा देंगे, बचा 3 2 1 5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 -2 which is -30। So in this way you can find all the cofactors of 9 elements. Next thing is adjoint of A. Adjoint A एक्चुअल में जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनसे बनने वाला मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। मतलब A11 आप यहाँ लिखेंगे, A12 यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखेंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे जिसका जो कोफैक्टर है पहले वो लिख लिया उसी के प्लेस में और उसको ट्रांसपोज कर दिया, या पहले से क्या करें, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स को आप ऐसे लिखें तो डायरेक्टली एडजॉइंट आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2 1 एलिमेंट आता है, लेकिन अपन ऐसे A11 A12 A13 को ऐसे वर्टिकल लिखने से A11 A12 इधर आ रहा है 13 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। तो इस तरह से जितने कोफैक्टर उनको इस फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे तो उससे आएगा एडजॉइंट A। तो पहले आपको 9 सारे कोफैक्टर्स निकाल लेना है अलॉन्ग विद देयर पोजीशन, ऐसे लिखना है इनको, लेकिन उनको इस फॉर्म में अरेंज कर देना। मतलब ऐसे जो 3 एलिमेंट है, ये 3 कोफैक्टर जो आए उनको ऐसे लिखना है, फिर दूसरी रो के जो 3 कोफैक्टर ऐसे आए उनको वर्टिकल लिख देना, फिर तीसरे रो के उनको ऐसे लिखना है, तो ये आपका एडजॉइंट A आ जाएगा। तो वैसे डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट A इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कोफैक्टर्स। जो भी कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ हमने एडवांस में ट्रांसपोज कर दिया। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट, तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है, इस पर डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी हम फर्दर इनवर्स निकाल पाते हैं, अदरवाइज इस बेस पे दो मैट्रिक्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा, डिटर्मिनेंट A अगर 0 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको याद रखने का तरीका ये, सिंगुलर मतलब 0, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर इसलिए बोलते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट है 0 आ गया तो देयर विल बी ओनली A मैट्रिक्स नॉट A इनवर्स। तो दो मैट्रिक्स नहीं है, सिंगल है, और अगर डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आ गया मतलब वी कैन फाइंड इनवर्स ऑल्सो, देन देयर विल बी 2 मैट्रिक्स मैट्रिसेस A एंड A इनवर्स, तो 2 हो गए मतलब नॉन सिंगुलर।